हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर गुड एंड फाइन। स्टूडेंट्स, मैं आपका शिवम भैया, साइंस फैकल्टी, आपके अपने प्लेटफॉर्म यूटीएस कैरियर इंस्टीट्यूट पे एक बार फिर से वेलकम करता हूं। जैसा कि स्टूडेंट्स आप जान रहे हैं, क्लास 10th हो या फिर क्लास 12th एग्जाम में अब बहुत ज्यादा समय नहीं रह गया है। तो स्टूडेंट्स, जिस लेक्चर का, जिस धमाकेदार वीडियो का आप लोगों की इंतजार थी, वो धमाकेदार वीडियो आज होने वाली है। तो स्टूडेंट्स, आइए आज का जो हमारा साइंस का सीरीज है, देखते हैं आज हमारी सीरीज क्या होने वाली है। तो स्टूडेंट्स, दिल थाम कर एकदम बैठे रहिए। बहुत ही जबरदस्त, महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर आया हूं और साथ ही में अति लघुत्तरीय प्रश्न लेकर आया हूं जो क्लास 10th के लिए है। तो स्टूडेंट्स, जो आज हमारी सीरीज होने वाली है वो सीरीज आइए देखते हैं कौन सी सीरीज है। तो स्टूडेंट्स, क्लास 10th का जो है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, यानी कि जो फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर माना जाता है। तो स्टूडेंट्स, प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन का महत्वपूर्ण बहुविकल्पी और अति लघुत्तरीय प्रश्न इस सीरीज में आपको मिलने वाला है। तो स्टूडेंट्स, एकदम दिल थाम कर बैठे रहिए और एकदम शानदार वीडियो होने वाली है। और स्टूडेंट्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को दोस्तों के पास शेयर करने में थोड़ी सी भी कंजूसी मत करिएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स आपके साथ साथ उनकी भी प्रिपरेशन हो सके, इसलिए स्टूडेंट्स इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। और स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। लास्ट में आप लोग को इस वीडियो का जो QR कोड है दे दिया जाएगा, इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग उसको स्कैन करके हमारे द्वारा दिया गया जो क्वेश्चंस है उसको आप लोग प्राप्त कर सकते हैं और उसको रख सकते हैं, और रखने के बाद, स्कैन करने के बाद उसको दोस्तों के पास भी शेयर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज हमारी सीरीज जो होने वाली है उसमें पहला और सबसे लाजवाब क्वेश्चंस कौन सा होने वाला है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, क्या कह रहा है हमारा कि प्रकाश के परावर्तन के नियम कौन कौन से हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आप पढ़े होंगे तो बहुत अच्छे से आपको पता होगा कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। तो स्टूडेंट्स, इसमें बस कहा है कि प्रकाश के परावर्तन का नियम बताइए। जैसा कि स्टूडेंट्स मान लीजिए ये हमारा कोई समतल पृष्ठ है, क्या है, समतल कोई पृष्ठ है। तो कह रहा है कि प्रकाश के परावर्तन का नियम कौन कौन से हैं। तो स्टूडेंट्स, सब इसमें देखिए प्रकाश के परावर्तन का नियम कौन कौन से होते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले ये क्या है, आपतित किरण, ये क्या है, परावर्तित किरण। तो आपतित किरण और परावर्तित किरण, अगर आप पढ़े होंगे तो आपको जरूर पता होगा कि बीच में क्या होता है, अभिलंब। क्या होता है, अभिलंब। अभिलंब और आपतित किरण के बीच बनने वाला कोण जो होता है वो क्या होता है, आपतन कोण। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण क्या होता है, परावर्तन कोण। और ये हमारा क्या है, मान लीजिए कोई समतल पृष्ठ है, क्या है, कोई समतल पृष्ठ है। तो आप पढ़े होंगे प्रकाश के परावर्तन में जब कोई प्रकाश की किरण किसी समतल सतह से टकराती है तो टकराने के बाद तुरंत उसी माध्यम में या फिर उसी रास्ते पे क्या होती है, वापस लौट जाती है। इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको बता दें प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। तो स्टूडेंट्स, पहला नियम होता है, देखिए आइए हम लोग चलते हैं ऑप्शन की तरफ, देखा जाए ऑप्शन में क्या कह रहा है। कह रहा है स्टूडेंट्स कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर। यानी कि स्टूडेंट्स आप लोग अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि क्या है, आपतन कोण, यानी कि आपतन कोण, आपतन कोण I और परावर्तन कोण R, परावर्तन कोण R क्या है, आप लोग देख रहे होंगे दोनों क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। तो इसलिए स्टूडेंट्स हमारा पहला ऑप्शन भी क्या है, सही है। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं, कह रहा है कि आपतित किरण तथा परावर्तित किरण एक ही तल में है। तो क्या स्टूडेंट्स आप देख रहे होंगे यहाँ पे
कि ये जो हमारा क्या है, ए है आपतित किरण और ये क्या है, परावर्तित किरण। क्या है, परावर्तित किरण। तो कह रहा है स्टूडेंट्स कि आपतित किरण तथा परावर्तित किरण एक ही तल में है। तो स्टूडेंट्स आप भी देख रहे होंगे आपतित किरण और परावर्तित किरण क्या है, एक ही तल पे है कि नहीं है, यानी कि ये भी बात क्या है, सही है। आपतन कोण परावर्तन कोण से बड़ा है। तो स्टूडेंट्स ऐसा कभी नहीं है, आपतन कोण और परावर्तन कोण, ये जो आपतन कोण है परावर्तन कोण क्या है, ये बड़े, आपतन कोण जो है परावर्तन कोण से बड़ा नहीं है। क्या है, बड़ा ना होकर के क्या है, एंगल आई जो है वो क्या है, एंगल आर के इक्वल है। तो इसलिए स्टूडेंट्स हमारा जो आंसर हो जाएगा वो आंसर क्या हो जाएगा, हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए व बी दोनों। यानी कि आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है, और आपतित किरण तथा परावर्तित किरण एक ही तल में होते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट्स निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश का एक गुण है। कह रहा है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन एक प्रकाश का गुण है, यानी कि प्रकाश का गुण पूछ रहा है। तो स्टूडेंट्स परावर्तन, अपवर्तन, विक्षेपण, उपरोक्त सभी। आप लोग देख रहे हैं अपवर्तन भी, यहाँ पे आपतित किरण भी हो रही है, यहाँ से जा भी रही है। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश का एक गुण है। तो अगर आप देखेंगे स्टूडेंट्स तो प्रकाश के गुण में तीनों आते हैं। प्रकाश का जो गुण है इसमें परावर्तन भी होता है, अपवर्तन भी होता है, विक्षेपण भी होता है। इसलिए हमारा आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी, और इसमें क्या हो जाएगा, ए व बी दोनों। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट्स देखिएगा कि वस्तुओं को दृश्यमान कौन बनाता है। यानी कि स्टूडेंट्स अगर आज मैं आप लोग के सामने इस कैमरे के अंदर दिखाई दे रहा हूं, अगर आप हमें देख पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे इस स्टूडियो के सेटअप में, स्टूडियो के सेटअप में पूरा जो सेटअप है यहाँ पे क्या किया गया, लाइट लगाए गए होंगे, तब आप हम लोग को क्या कर रहे हैं, हमको देख पा रहे हैं, हमारे वीडियो को देख पा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स वही कह रहा है कि वस्तुओं को दृश्यमान कौन बनाता है। यानी कि मैं आपको दिखाई दे रहा हूं, तो बताइए वो कौन है जो वस्तुओं को क्या कर रहा है, दृश्यमान बना रहा है। तो जिसमें ऑप्शन दिया है कि जल, हवा, प्रकाश, धूल के कण। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले इतना इंपॉर्टेंट ये सब क्वेश्चंस है, और स्टूडेंट्स सबसे खुशी की बात यह है कि मैं सिर्फ एक चैप्टर का लेकर आया हूं। यानी कि स्टूडेंट्स अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो 20 ही एमसीक्यू है। अगर इस चैप्टर से 20 ही एमसीक्यू अगर आप अच्छे से पढ़ लें तो हमें आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि एग्जाम में इससे जरूर क्वेश्चन क्रैश कर जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसको जरूर पढ़िएगा और वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि बहुत ही लाजवाब, बहुत ही शानदार क्वेश्चन लेकर आया हूं। और वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिएगा। तो स्टूडेंट्स आप समझ रहे होंगे कि तब वस्तुओं को दृश्यमान कौन बना रहा है। यानी कि स्टूडेंट्स आपको पता है वस्तुओं को दृश्यमान कौन बना रहा है, वस्तुओं को दृश्यमान कौन बना रहा है, प्रकाश। यानी कि प्रकाश से हम लोग क्या कर सकते हैं, वस्तु को देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट्स कि समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो स्टूडेंट्स समतल दर्पण के बारे में अगर आप पढ़े हैं तो आपको पता होगा। स्टूडेंट्स चैप्टर आप जरूर पढ़े होंगे क्योंकि एग्जाम नजदीक आ गया है। तो अब तक जो नहीं पढ़ा है वो जल्दी से जाके पढ़ ले कि क्वेश्चन समझ में आए, और जो पढ़ लिए हैं उसके लिए तो उसको सब पता ही होगा। क्योंकि स्टूडेंट्स समतल दर्पण में आपको भी पता है, कह रहा है क्वेश्चन में सीधा, आभासी तथा समान आकार का। तो हमको लग रहा है स्टूडेंट्स पहला आंसर ही, पहला ऑप्शन ही इसका सही होता है, क्योंकि स्टूडेंट्स समतल दर्पण में सीधा, आभासी तथा समान आकार का बनता भी है। स्टूडेंट्स आप लोग घर का जो मिरर भी देखते हैं उसमें भी यही होता है, क्या है, सीधा बनता है बट आभासी बनता है और समान आकार का बनता है। तो स्टूडेंट्स चलिए अब देखते हैं इसमें अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कह रहा है कि गोलीय दर्पण, क्या कह रहा है, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित होता है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा गोलीय दर्पण
किसे कहते हैं? तो गोली दर्पण जो कांच के खोखले गोले से क्या किया जाता है, काट के बनाया गया होता है। तो गोली दर्पण को जो काट के बनाया जाता है वो दो प्रकार का होता है, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। तो कह रहा है स्टूडेंट्स कि जो परावर्तक पृष्ठ क्या है, बाहर की ओर वक्रित है, यानी कि बाहर की तरफ क्या हुआ है, उभरा हुआ है, उसे क्या कहेंगे? तो स्टूडेंट्स आपको सबसे पहले बस कई स्टूडेंट तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण बनाए कैसे। तो यानी कि स्टूडेंट्स आपको बता दें ये बाहर की तरफ से लेप लगा है, यानी कि यहाँ पे जो परावर्तक सतह है वो क्या है, अंदर वाला भाग है, यानी कि परावर्तक सतह कौन है, अंदर वाला है। अगर परावर्तक सतह अंदर वाला है तो आपको पता होगा, अगर आप पढ़े होंगे तो परावर्तक सतह जब अंदर वाला है तो क्या कहलाता है, अवतल दर्पण कहलाता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि परावर्तक पृष्ठ, क्वेश्चन को समझिएगा स्टूडेंट्स, परावर्तक पृष्ठ क्या है, बाहर की ओर वक्रित है, यानी कि जो परावर्तक पृष्ठ जो है बाहर की तरफ का मतलब ये हुआ कि जो परावर्तक पृष्ठ है वो कहाँ है, वो बाहर की तरफ उभरा हुआ है। तो आइए उसको देखते हैं। मान लीजिए परावर्तक पृष्ठ कह रहा है कि बाहर की तरफ उभरा हुआ है, यानी कि लेप कहां लगा होगा, लेप अंदर की तरफ लगी होगी, यानी कि परावर्तक पृष्ठ क्या है, बाहर की तरफ है, यानी कि कोई प्रकाश की किरण आएगी और ऐसे लौट जाएगी, यानी कि प्रकाश का परावर्तन कहां से होगा, उभरे हुए सतह से, यानी कि उभरा हुआ सतह, यानी कि तब ये क्या है, अगर ये अवतल है, ये क्या है, अगर ये अवतल दर्पण है तो ये क्या हो गया, उत्तल हो गया। तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा, कह रहा है कि क्या हो, जो परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित हो, यानी कि जो बाहर की तरफ वक्रित है, तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट्स कि गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात गोले के केंद्र की ओर वक्रित है वो क्या कहलाएगा? तो स्टूडेंट जस्ट इसका उल्टा कर दीजिए, यानी कि जो अंदर की ओर हो, यानी कि अवतल दर्पण। अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट क्या कह रहा है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को क्या कहते हैं? कह रहा है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को, मान लीजिए मैं यहाँ पे कोई भी दर्पण एक बनाता हूं, ठीक है, ये क्या है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस यानी कि मुख्य अक्ष है। तो कह रहा है कि गोलीय दर्पण के, सबसे पहले कह रहा है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को, यानी कि परावर्तक पृष्ठ है उसके केंद्र को कह रहा है क्या कहते हैं? तो स्टूडेंट्स आपको पता है जब परावर्तक पृष्ठ यही है तो उसके केंद्र को हम क्या कहेंगे, क्या कहलाता है? स्टूडेंट्स जो पढ़े होंगे उनको पता होगा, इसे हम लोग क्या कहते हैं, ध्रुव, यानी कि इसको क्या करते हैं, पी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ध्रुव। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चम्मच के अंदर की ओर वक्रित पृष्ठ कैसा होगा? यानी कि स्टूडेंट्स अगर आप चम्मच देखे होंगे तो उसका वक्रित पृष्ठ आपको पता है कहीं ना कहीं वो अवतल दर्पण की तरह लगता है। तो इसलिए स्टूडेंट्स हमारा आंसर इसमें क्या हो जाएगा लगभग अवतल दर्पण। इसमें स्टूडेंट्स लेंस तो कभी होगा नहीं, क्योंकि क्या होता है, चम्मच ट्रांसपेरेंट होता नहीं है और लेंस हमारे क्या होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं, यानी पारदर्शी होते हैं, तो लेंस तो कभी इसमें होगा नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है स्टूडेंट, कह रहा है कि उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र, क्वेश्चन को एकदम आराम से पढ़िएगा स्टूडेंट्स, उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र, यानी कि उत्तल दर्पण कह रहा है, उत्तल दर्पण सबसे पहले जो दर्पण कह रहा है उसको आप बनाइए। उत्तल दर्पण का मतलब परावर्तक पृष्ठ क्या होगा, उभरा हुआ होगा। कह रहा है कि उत्तल दर्पण में क्या कह रहा है, वक्रता केंद्र पृष्ठ के किस ओर स्थित होता है? उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र पृष्ठ के किस ओर स्थित होता है? तो केंद्र परावर्तक पृष्ठ के किस ओर स्थित होता है? तो स्टूडेंट्स ए हमारा क्या है, परावर्तक पृष्ठ है, क्या है, परावर्तक पृष्ठ है, और केंद्र कहां होता है हमारा, यहाँ बीच में, और यहाँ पे क्या होता है, फोकस होता है। तो आप देख रहे हैं ये क्या है, उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र परावर्तक पृष्ठ के किस ओर स्थित होता है, यानी कि परावर्तक पृष्ठ ए है तो हमारा जो है
वक्रता केंद्र कहां स्थित है? इसके पीछे की ओर। तो इसलिए स्टूडेंट्स इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? पीछे की ओर। एकदम आराम आराम से समझिएगा स्टूडेंट्स। जहां भी आपको कोई भी डाउट आए कमेंट में जरूर एक बार मैसेज कीजिएगा कि सर हमें ये नहीं समझ में आया है, भैया हमें ये समझ में नहीं आया है। और जिस भी वीडियो पे आप लोग को लेक्चर चाहिए उसको कमेंट में जरूर कर दीजिएगा, तुरंत आपके पास वो वीडियो चली जाएगी। तो स्टूडेंट्स एकदम जोरदार तरीके से प्रिपरेशन करते रहिए, क्योंकि ज्यादा दिन बचे नहीं है, वो समय आ गया है कुछ कर दिखाने का। अपने आप को एकदम जुनून जो है उसको एकदम बनाए रहिए, एकदम झोंक दीजिए अपने आप को कि कुछ करके हमें दिखाना है। तो स्टूडेंट्स आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग है। क्या कह रहा है? गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग है, इस गोले का केंद्र क्या कहलाता है? कह रहा है कि एक गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग है। मान लीजिए कोई एक गोलीय दर्पण है, कह रहा है कि इसका परावर्तक पृष्ठ क्या है? इसका जो है परावर्तक पृष्ठ है ये क्या है? एक गोले का भाग है, इस गोले का केंद्र क्या कहलाता है? तो मान लीजिए पर कोई गोलीय दर्पण है और इसका मान लीजिए अगर मैं इसको बीच से कट कर दूं तो एक लेंस एक दर्पण ए बन जाएगा और एक दर्पण ए बन जाएगा। जब दोनों बन जाएंगे तो कह रहा है कि उस गोलीय दर्पण के केंद्र को क्या कहते हैं? तो स्टूडेंट्स आपको भी पता है उसके केंद्र को हम लोग क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। इसलिए हमारा इसमें क्या हो जाएगा? वक्रता केंद्र, और इसमें पीछे की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है स्टूडेंट कि अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण, यानी कि कोई भी दर्पण हो, कह रहा है कि अवतल दर्पण या फिर उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर कुछ किरणें परावर्तित होने के बाद एक बिंदु पर मिलती हैं। जैसा कि स्टूडेंट्स आपको बता दें, मान लीजिए मैं कोई एक ही दर्पण लेता हूं, मान लीजिए मैं लेता हूं क्या? अवतल दर्पण। ठीक है, कह रहा है कि अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर क्या? तो सबसे पहले क्या है? ये मुख्य अक्ष है। एकदम क्वेश्चन को एक एक वर्ड को पढ़िए और एकदम एक एक वर्ड का आंसर अच्छे से दीजिए और उसको क्या करिए? डायग्राम जैसा कर रहा है उसको बनाइए। कह रहा है कि एक अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण, कोई एक दर्पण बनाइए, कह रहा है उसके मुख्य अक्ष के समांतर कुछ किरणें। तो मान लीजिए मुख्य अक्ष है और क्या हो रही है? इसके समांतर कुछ किरणें जा रही हैं, इसके समांतर कुछ किरणें जा रही हैं। मान लीजिए ए गई किरणें, और आपको पता है यहाँ पे क्या होता है? हमारा केंद्र होता है और यहाँ पे क्या होता है? फोकस होता है। तो स्टूडेंट्स अगर आप गोलीय दर्पण का नियम पढ़े होंगे तो आपको पता होगा जब कोई भी प्रकाश की किरण क्या होती है? मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो परावर्तन के पश्चात तो क्या होती है? मुख्य फोकस से होके गुजरती है। तो जैसे मान लीजिए कुछ किरणें इधर से हम ले लेते हैं, ये भी ले लेते हैं, तो एक क्या है? कह रहा है कि एक बिंदु पर मिलती है या एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, यह बिंदु क्या कहलाती है? तो आपको पता होगा स्टूडेंट्स कि कोई भी किरण हो क्या होती है? मुख्य फोकस से होके गुजरती है। क्या होती है? मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। तो इसलिए इसमें स्टूडेंट हमारा आंसर क्या हो जाएगा? मुख्य फोकस। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है स्टूडेंट देखिएगा, गोलीय दर्पण के ध्रुव, क्या? गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली एक सीधी रेखा क्या कहलाती है? यानी कि कह रहा है कि गोलीय दर्पण के ध्रुव, यानी कि मान लीजिए कोई गोलीय दर्पण है, ठीक है, इसका क्या है? बीच में ध्रुव है। कह रहा है कि गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा इसके वक्रता त्रिज्या, मान लीजिए हमारा वक्रता केंद्र है तो इतने बीच की दूरी क्या कहलाएगी? त्रिज्या कहलाएगी। तो कह रहा है कि गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो स्टूडेंट्स आपको पता होगा, यहाँ पे आंख से आपको दिख ही रहा होगा कि वो क्या है? मुख्य अक्ष है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन बहुत ही घुमावदार है, बट स्टूडेंट्स उम्मीद रखिए यूटीएस कैरियर इंस्टीट्यूट से जुड़े रहिए, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाया जा रहा है। देखिए कितने इजी वे में आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते जा रहे हैं। अगर आप लोग खुद करेंगे तो आपको भी बहुत इजी लगेगा। बस जुड़े रहिए, चैनल को
चैनल से जुड़े रहिए और चाहे वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के बीच जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि आपके साथ साथ भी उनका भी हेल्प हो सके, वो भी कुछ अच्छे मार्क्स गेन कर सके। तो स्टूडेंट्स, क्या आप लोग को समझ में आ गया? क्वेश्चन को एक एक वर्ड पढ़िए और उस पे काम करते जाइए। गोली दर्पण के ध्रुव, यानी कि कोई भी गोली दर्पण बनाइए, उसका ध्रुव लीजिए तथा वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या आपको पता है वक्रता केंद्र है, और वक्रता केंद्र से इसके ध्रुव की जो है, अगर आप मैथ में पढ़े होंगे तो मान लीजिए कोई एक वृत्त है, तो इसके केंद्र से यहाँ की दूरी क्या कहलाती है? त्रिज्या। और इतनी दूरी क्या कहलाती है? पूरी त्रिज्या। त्रिज्या मिलके क्या बना देते हैं? व्यास बना देते हैं। तो वही स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है, ये वक्रता त्रिज्या है। तो कह रहा है कि ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली एक सीधी रेखा को क्या कहते हैं? तो स्टूडेंट क्या कहते हैं? मुख्य फोकस। क्या कहते हैं? सॉरी, मुख्य अक्ष। क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? कह रहा है सदैव धनात्मक, सदैव ऋणात्मक। धनात्मक जब प्रतिबिंब वास्तविक है, ऋणात्मक जब प्रतिबिंब वास्तविक है। स्टूडेंट, अगर आप अवतल दर्पण या फिर उत्तल दर्पण की अगर आप चिन्ह परिपाटी पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि कोई भी दर्पण हो, अगर उसमें हम वस्तु को क्या करते हैं? दर्पण के सामने रखते हैं, तो सभी क्या होती हैं? निगेटिव में बनती हैं। किसमें? अवतल दर्पण में। सभी क्या होती हैं? निगेटिव में बनती हैं। तो कह रहा है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? सभी चीज निगेटिव। तो अवतल दर्पण है, तो मान लीजिए इसकी फोकस यही है, वक्रता केंद्र यहाँ है, त्रिज्या क्या है? यहाँ है, यानी कि सभी चीज इसमें क्या हो रही है? आगे बन रही है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा स्टूडेंट? सदैव ऋणात्मक। यानी कि आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सदैव ऋणात्मक। अगला स्टूडेंट कह रहा है क्वेश्चन कि वक्रता त्रिज्या r तथा फोकस दूरी कैसी होती है? स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन तो ऐसे भी पूछ सकता है, या तो ऐसे कह देगा कि वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या बताइए? संबंध बताइए। तो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि F बराबर क्या होता है? r/2। तो आप लोग को स्टूडेंट ऐसा कहीं दिया नहीं है, इसमें नहीं दिया है, तो आप लोग को यहाँ पे थोड़ा माइंड लगाना पड़ेगा, आखिर में दिया क्या है। अगर आप पढ़े होंगे तो आपको यहाँ पे पता है बराबर जहां भी होता है वहां पे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। अगर r का मल्टीप्लाई यहाँ नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, अगर r की मल्टीप्लाई r से करते हैं तो r 1 जा r हो जाएगा, सॉरी 1 से करेंगे r 1 जा r हो जाएगा, बराबर ये क्या हो जाएगा? f का क्या हो जाएगा? 2f हो जाएगा। यानी कि इसमें कहीं ऑप्शन ऐसा दिख रहा है r बराबर f, r बराबर 2f, यानी कि स्टूडेंट हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड वाला ही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि एक बिंब को अवतल दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच रखा गया है, प्रतिबिंब कहां बनेगा? स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको 7 स्टार मैं देता हूं। स्टूडेंट्स, इसको एकदम एमसीक्यू में तो पूछा ही है, साथ में इसको रे डायग्राम किरण आरेख बनाने के लिए भी ये इंपॉर्टेंट एग्जामिनर ये क्वेश्चन एग्जामिनर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बहुत ही लाजवाब, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है और बहुत ही समझने वाला है और बहुत ही कंसेप्चुअल है। कह रहा है कि एक बिंब को अवतल दर्पण, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स जो कह रहा है उसको पहले बना लीजिए। क्या कहा है? अवतल दर्पण कहा है, तो सबसे पहले अवतल दर्पण बनाइए। ठीक है, अवतल दर्पण बन गया। इसमें जो करने वाली क्रिया है इसको कर लीजिए। मुख्य अक्ष है, ये ध्रुव है, ये क्या है? फोकस है, और ये क्या है? वक्रता केंद्र है। ये C है और ये क्या है? F है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है कि एक बिंब को अवतल दर्पण, सबसे पहले जो दर्पण का है उसको बना लीजिए। अवतल दर्पण हो गया कि ध्रुव, क्या? ध्रुव तथा फोकस के बीच, यानी कि ध्रुव ये है, ध्रुव तथा फोकस के बीच, यानी कि कई वस्तु यहां पर रखी गई है। ठीक है, मान लीजिए मैं इसको नाम दे देता हूं B। ठीक है, कहां रखी गई है? ध्रुव तथा फोकस के बीच रखी गई है। तो आप देखेंगे अगर इसको रखेंगे तो क्या होगा? परावर्तित होने के लिए मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा ना? तो जाएगा, तो आप पहला नियम इसमें पढ़े होंगे, यदि कोई प्रकाश की किरण क्या हो? मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो परावर्तन के पश्चात कहां से होके गुजरती है? मुख्य फोकस से होके गुजरती है।
ठीक है, तो मुख्य फोकस से होकर गुजार दिए। और दूसरा कह रहा है स्टूडेंट्स, अगर कोई, आप दूसरा नियम में भी पढ़े होंगे कि अगर कोई प्रकाश की किरण क्या होती है, मान लीजिए मैं इसको वक्रता केंद्र से गुजार रहा हूं, तो परावर्तन के पश्चात वो क्या होती है, अगर वक्रता केंद्र से ऐसे जा रही है तो परावर्तन के पश्चात क्या होगा, वक्रता केंद्र से आएगी भी। तो स्टूडेंट्स मैं इसको क्या करूंगा, ऐसे परावर्त गई और परावर्तन से क्या करेगी, यहीं से लौट के चली आएगी। तो स्टूडेंट्स ये क्या होगा, ये कहीं जाके मिलेगा नहीं, तो कहीं ना कहीं ये प्रतिबिंब कहाँ जाके मिल रहा होगा, दर्पण के पीछे, यानी कि दर्पण के पीछे कहीं यहाँ जाके कट रहा है। तो यानी कि स्टूडेंट्स दर्पण के पीछे यहाँ आके कट रहा है। तो स्टूडेंट हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, दर्पण के पीछे। तो जो हमारी प्रतिबिंब इसमें बनती है स्टूडेंट्स, आभासी तथा वस्तु से बड़ी प्रतिबिंब बनती है, और साथ में क्या बनती है, सीधी प्रतिबिंब बनती है। तो साथ में ऐसे भी क्वेश्चन अगर पूछता है तो आप बता सकते हैं कि आभासी सीधा तथा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है, और कहां बन रहा है, दर्पण के पीछे, क्योंकि ये तो दर्पण के आगे वस्तु रखी गई है, तो दर्पण के पीछे बन रहा है। तो इसलिए हमारा आंसर इसमें क्या हो जाएगा, दर्पण के पीछे। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट्स कि अवतल दर्पण निम्नलिखित में से किस स्थिति में आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। क्वेश्चन आ गया, अभी मैंने बोला है कि पूछ सकता है, क्वेश्चन आ भी गया। कह रहा है कि बताइए किस स्थिति में आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। अभी मैंने बताया है कि इसी स्थिति में क्या करेगा, आभासी भी बनाएगा और सीधा भी बनाएगा तथा वस्तु से बड़ा भी बनाएगा। तो आप लोग देख लीजिए इसमें कहां ऐसा ऑप्शन दिख रहा है, जब बिंब अनंत पर हो तब ये तो होगा नहीं, जब बिंब 2f हो तो ये भी नहीं होगा, जब बिंब f पर हो तो ये भी नहीं होगा। कब होगा, जब बिंब क्या होगा, p तथा f के बीच होता है, उस समय प्रतिबिंब क्या बनता है, आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट क्या कह रहा है। अगला कह रहा है कि अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो स्टूडेंट ये सब थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, अगर आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा अवतल दर्पण का उपयोग टार्च में भी, सेविंग दर्पण में भी, दंत विशेषज्ञ द्वारा। यानी कि स्टूडेंट्स इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, हमारा उपरोक्त सभी में। किसमें, उपरोक्त सभी में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है स्टूडेंट, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है। तो स्टूडेंट्स अगर आप उत्तल दर्पण का नियम पढ़े होंगे तो सबसे पहले उत्तल दर्पण में हर एक प्रतिबिंब आभासी बनता है, आभासी बनता है, और साथ में वो छोटा बनता है, वस्तु से क्या बनता है, छोटा बनता है और सीधा बनता है। तो इसलिए स्टूडेंट्स हमारा इसमें आप लोग देख रहे होंगे कि इसमें आभासी भी है, सीधा भी है, आकार में छोटा भी है। तो इसलिए स्टूडेंट्स हमारा आंसर इसमें क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी में। क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा कि मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर मापी जाने वाली दूरियां कैसी मानी जाती हैं। स्टूडेंट चिन्ह परिपाटी अगर आप पढ़े होंगे तो देख लीजिए आपके सामने ऐसे दो क्वेश्चन आ चुके हैं। तो अगर चिन्ह परिपाटी पढ़े होंगे तभी समझ में आएगा। ये कह रहा है स्टूडेंट कि मुख्य अक्ष के लंबवत, क्या, लंबवत। तो इसलिए स्टूडेंट्स मुख्य अक्ष के, कह रहा है कि मुख्य अक्ष के लंबवत तथा ऊपर की ओर मापी जाने वाली दूरियां कैसी मानी जाती हैं। क्या, दूरियां मुख्य अक्ष के लंबवत तथा ऊपर की ओर मापी जाने वाली दूरियां कैसी मानी जाती हैं। तो स्टूडेंट्स आपको पता होगा ऊपर की ओर क्या होता है, क्या, अगर ऐसे आते हैं तो ऋणात्मक, ऐसे जाते हैं तो धनात्मक, ऊपर की ओर धनात्मक, नीचे की ओर ऋणात्मक। इसलिए स्टूडेंट हमारा आंसर इसमें क्या हो जाएगा, धनात्मक। क्या हो जाएगा, धनात्मक। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस कारण से पानी में टेढ़ी रखी कोई पेंसिल टूटी हुई प्रतीत होती है। तो स्टूडेंट्स अगर आप अपवर्तन पढ़े होंगे तो आपको पता होगा टूटी हुई पेंसिल क्यों दिखाई देती है। तो इसलिए स्टूडेंट ऐसा क्यों होता है, अपवर्तन के कारण। क्यों होता है, अपवर्तन के कारण। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट कि अति लघुत्तरी प्रश्न अब आ गया, 20 न्यूमेरिकल आपके खत्म हुए। अगला क्वेश्चन अब अति लघुत्तरी में आ गया, कह रहा है कि वाहनों में उत्तल दर्पण ही क्यों लगाया जाता है। क्या, उत्तल दर्पण ही क्यों लगाया जाता है। तो स्टूडेंट देखिएगा इसका आंसर क्या कह रहा है, कह रहा है क्योंकि उत्तल दर्पण सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाता है। आप कभी इसके पहले आप पढ़े हैं कि उत्तल दर्पण क्या बनाता है, छोटा बनाता है, सीधा बनाता है तथा आभासी बनाता है। तो कह रहा है इसमें कि उत्तल दर्पण सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं, इनका जो दृष्टि क्षेत्र है बहुत अधिक, अर्थात
लंबी दूरी के भी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनाते हैं, क्योंकि ये बाहर की ओर वक्रित होते हैं। आप जो भी गाड़ी चलाते होंगे तो जो भी आपका जो उसमें देखते होंगे जो मिरर लगा होता है उसमें क्या होता है, उत्तल दर्पण लगा होता है। तो आप दूर की भी वस्तु को क्या करते हैं, देख लेते हैं कि गाड़ी क्या हो रही है, दूर से कहीं से आ रही है और उसका प्रतिबिंब क्या बन रहा है, सीधा बन रहा है। तो इसको समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं। कह रहा है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो यह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। जब प्रकाश की किरण क्या होती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो यह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। यहाँ पे देखिएगा स्टूडेंट्स, जैसे मान लीजिए कोई कांच का स्लैब है, ये क्या करता है, अगर कोई प्रकाश की किरण है क्या कर रही है, आती है, टकराती है, तो क्या होता है, ये अपने मार्ग से क्या होती है, भटक जाती है। क्या होता है, इसको क्या होना चाहिए, जाना चाहिए था इधर, ठीक है, और ये क्या है हमारा नॉर्मल है, इसको जाना चाहिए था इधर, तो क्या होता है, ये थोड़ी सी इधर दब जाती है, यानी कि अपने मार्ग से क्या होती है, भटक जाती है। दो केसेस होते हैं, सघन से विरल में जाएगी तब और विरल से सघन में जाएगी तब। क्या होता है, किसी में क्या होता है, नॉर्मल के से दूर हटेगी और नॉर्मल के नजदीक आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स अगर आप पढ़े होंगे तो आपको पता भी होगा, इसमें हर यहाँ पे अगर समझाते चले तो लेट होगा, क्योंकि हम लोग एमसीक्यू के साथ साथ अति लघुत्तरी भी करा रहे हैं। क्योंकि स्टूडेंट्स इसकी वीडियो दी जा चुकी है, आप लोग इसको जाके आराम से पढ़ सकते हैं। अभी के लिए अगर पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, अभी के लिए इतना समझ लीजिए, जब अपने मार्ग से भटकती है तो अपने जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से क्या होती है, भटक जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या कहते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि अपवर्तनांक किसे कहते हैं। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, इसके पहले वाले नियम से कुछ मिलता जुलता है। कह रहा है कि अपने मार्ग से क्या होती है, विचलित हो जाती है। यह विचलन माध्यम और उस माध्यम में प्रकाश की चाल पर निर्भर करता है, अतः अपवर्तनांक माध्यमों में प्रकाश की चालों का अनुपात होता है। तो स्टूडेंट्स इसका जाएंगे तो आपको फार्मूला मिलेगा, माध्यम 1 में प्रकाश की चाल बटा माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। जैसा केसेस होते हैं उससे फार्मूला बदलता जाता है। तो स्टूडेंट्स किस माध्यम से किस माध्यम में जा रहा है, किस माध्यम से किस माध्यम में जा रहा है, माध्यम के हिसाब से हम लोग फार्मूला क्या करते हैं, ऊपर नीचे कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है स्टूडेंट्स, इसमें देखिएगा कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इस किस प्रकार मुड़ती है। जब प्रकाश की किरण माध्यम विरल से दूसरे माध्यम सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। यानी कि स्टूडेंट्स अगर ये क्या है, मान लीजिए कोई ऊपर विरल माध्यम है और नीचे क्या है, सघन माध्यम है, ऐसे कोई किरण आई, ये क्या है, नॉर्मल, ठीक है, तो इसको क्या होना चाहिए था, जाना तो चाहिए था इधर, बट ये क्या होती है, अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है। अभिलंब की तरफ क्या होती है, मुड़ जाती है। जब यही प्रकाश की किरण सघन से विरल की ओर जाती है तो ये क्या होगी, अभिलंब से दूर। जब इसका उल्टा हो जाएगा तो ये क्या होगा, यहाँ न आकर के क्या होगी, इधर चली जाएगी, यानी कि अभिलंब से दूर भगेगी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट क्या कह रहा है इसमें। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्नेल का नियम। स्टूडेंट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, अच्छे से पढ़ भी लीजिएगा। कह रहा है कि जब प्रकाश की किरण किन्हीं दो माध्यम के सीमा तल पर, जब प्रकाश की किरण किन्हीं दो माध्यम के सीमा तल पर तिरछी आपतित होती है तो आपतन कोण आई की ज्या साइन तथा अपवर्तन कोण आर की ज्या साइन का अनुपात एक नियतांक होता है। इस नियतांक को दूसरे पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। इस नियम को स्नेल का नियम कहते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो आता है n बराबर साइन आई अपान साइन आर का क्या आता है, रेशियो आता है। तो स्टूडेंट्स यही क्या है, हमारा स्नेल का नियम है। अगला कह रहा है स्टूडेंट्स प्रकाश के अपवर्तन के नियम लिखिए। तो स्टूडेंट्स प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम है। पहला नियम क्या है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। स्टूडेंट्स प्रकाश के परावर्तन में भी यही होता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा उस पे क्या होता है, समतल पृष्ठ पे डाला गया अभिलंब, तीनों क्या होते हैं, एक ही तल पे स्थित होते हैं।
तो स्टूडेंट्स कुछ भी इसी की तरह ये भी है। अगला क्या कह रहा है, जब प्रकाश की किरण किन्हीं दो माध्यमों के सीमा तल पर, यानी कि स्टूडेंट्स क्या कह रहा है, स्नेल का नियम ही दूसरा इसका नियम होता है। कह रहा है कि जब प्रकाश की किरण किन्हीं दो माध्यमों के सीमा तल पर तिरछी आपतित होती है तो आपतन कोण आई तथा अपवर्तन कोण की साइन आर का अनुपात क्या होता है, नियतांक होता है। इसलिए n बराबर साइन आई अपान क्या हो जाता है, साइन आर का रेशियो आ जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट क्या कह रहा है इसमें। कह रहा है कि लेंस की क्षमता क्या है, इसका एसआई मात्रक क्या है। तो स्टूडेंट कह रहा है कि किसी लेंस द्वारा क्या, किसी लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को अभिसरण या अपसरण करने की मात्रा को क्या कहते हैं, उसकी क्षमता कहते हैं। यह उस लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होता है। इसका एसआई मात्रा क्या होता है, डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता को P से व्यक्त करते हैं। स्टूडेंट्स P बराबर क्या होता है, 1/f। यहाँ पे क्या कह रहा है, यह उस लेंस की फोकस दूरी का क्या होता है, व्युत्क्रम यानी कि उल्टा होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, P बराबर 1/f। स्टूडेंट अगर यहाँ पे सेंटीमीटर, अगर सेंटीमीटर में क्वेश्चंस देते हैं तो यहाँ पे क्या कर देते हैं, 1 की जगह क्या कर देते हैं हम लोग 100 कर देते हैं। बस फार्मूला क्या रहता है, वही रहता है। और इसकी यूनिट क्या होती है, डायोप्टर होती है। तो स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट होता है। स्टूडेंट्स अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और इससे, इस चैप्टर से रिलेटेड या फिर किसी चैप्टर से रिलेटेड अगर आपको और क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट में जरूर कमेंट कीजिएगा कि शिवम भैया हमें और क्वेश्चन चाहिए। शिवम भैया किसी भी टाइम आप लोगों को क्या करेंगे, बना के आपको वीडियो दे देंगे। स्टूडेंट्स जब भी आप कमेंट करेंगे आपको उस समय जरूर आपको दे दिया जाएगा वीडियो। क्योंकि स्टूडेंट्स आपको बता दें, अगर आप लोग, टीचर अगर इतनी मेहनत कर सकता है तो स्टूडेंट क्यों नहीं कर सकता है। स्टूडेंट्स बस आप लोग शिवम भैया से एक बार कमेंट में कहिएगा कि शिवम भैया हमें इस चैप्टर की वीडियो चाहिए। शिवम भैया रात हो या फिर दिन हो, उस समय आप लोग को उस चैप्टर का वीडियो, उस प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस, कोई भी वीडियो आप लोग को शिवम भैया तुरंत दे देते हैं, देंगे। बस आप लोग स्टूडेंट्स अपने अंदर जुनून लाइए, मेहनत कीजिए। आपके साथ शिवम भैया हमेशा खड़े हैं, यूट्यूएस कैरियर इंस्टीट्यूट हमेशा खड़ी है। बस आप लोग अपने अंदर जुनून लाइए, पढ़ने का जो जुनून है उसको लाइए और तैयारी करते रहिए। स्टूडेंट्स आपको बता दें, टीचर आपके लिए इतनी मेहनत कर सकता है तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते हैं। स्टूडेंट्स सबसे पहले आप लोग इसका जो स्कैनर मैं बोला हूं, इसको क्या करिए, आप लोग इसके स्कैनर को, अभी प्रिपेयरिंग हो रहा है, स्कैनर को क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग इसको रख लीजिएगा। तब मैं बताता हूं। स्टूडेंट्स टीचर अगर मेहनत इतनी कर सकता है तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते हैं। आ रहा है स्टूडेंट्स, इसकी प्रिपेयरिंग हो रही है, एक्सपोर्ट हो रहा है। अभी यहाँ स्कैनर आएगा, इसका क्या कीजिएगा, आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा और उसको स्कैन करेंगे तो क्या होगा, देख लीजिए स्टूडेंट्स। यहाँ पे QR कोड आ गया है, इसको स्कैन करके पहले स्क्रीनशॉट लीजिएगा और इसको क्या कीजिएगा, इसके स्कैन करिएगा। स्कैन करके आप लोग मेरे पूरे क्वेश्चंस का क्या कर सकते हैं, PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको बता दूं, बस अपने अंदर उतना जुनून लाइए, उतनी मेहनत करिए। अगर टीचर मेहनत कर सकता है आपके लिए, बस शिवम भैया से आप एक बार बोल देंगे तो रात हो या फिर दिन, हर समय आपके पास वो वीडियो पहुंच जाएगी। बस कमेंट में एक बार जरूर कमेंट कर दीजिएगा। क्योंकि स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं यहाँ पे प्रेजेंट टाइम में, हमारा प्रेजेंट टाइम में आप देख रहे होंगे रात के जो है 1:19, क्या रात का जो है 1:19 हो रहा है, यानी कि अब 1:30 बजने जा रहे हैं। रात के कितने, 1:30 बजने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स अगर टीचर इतना आपके लिए मेहनत कर सकता है तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स दिल में एकदम जुनून लाइए, मेहनत करिए, क्योंकि एग्जाम अब ज्यादा दिन तक रह नहीं गया है। स्टूडेंट्स अगर किसी भी चैप्टर में साइंस 10th हो, 12th हो, 11th हो या फिर मैथ का भी सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट का आपको अगर डाउट है या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए या फिर मॉडल पेपर चाहिए या फिर सैंपल पेपर चाहिए, जिस भी तरह का आपको पेपर चाहिए या फिर सिलेबस से वन शॉट वीडियो चाहिए, तो कमेंट में एक बार कमेंट जरूर कीजिए। यूट्यूएस कैरियर इंस्टीट्यूट हमेशा आपके साथ है, शिवम भैया हमेशा आपके साथ है। आप देख सकते हैं 1:19 हो रहा है, रात का 1:30 बजने वाला है। अगर टीचर अकेले स्टूडियो में अगर वीडियो बना सकता है आपके लिए, तो आप लोग मेहनत क्यों नहीं कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स बस दिल में एक ही जुनून रखिएगा कि क्या करना है, मंजिल को पाना है,
मंजिल को क्या करना है, पाना है। तो स्टूडेंट्स बस यही कहेंगे, ज्यादा समय नहीं रह गया है, अच्छे से तैयारी कीजिए और अच्छे से इसका प्रिपरेशन करिए और एकदम एग्जाम में क्या करिए, एक भाषा में बोला था फाड़ दीजिए, कॉपी को नहीं फाड़ना है, लिख के उसको एकदम इतना लिख दीजिए कि एग्जामिनर नंबर देने पे क्या हो जाए, मजबूर हो जाए। उसके आगे तो शिवम भैया आपके हैं, आप लोग जब कहिए वीडियो आपके पास पहुंच जाएगी, रात हो या फिर दिन, जब कमेंट में आया वीडियो बनना चालू हो जाएगा, क्योंकि आपके सामने यहाँ पे एग्जाम्पल दिख रहा है, रात के 1:30 बजने वाले हैं। अगर इस समय टीचर मेहनत कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं। बस स्टूडेंट लगे रहिए। तो चलिए चलते हैं, अब मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।